हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई हो आपको आपके जन्म दिवस की। और आप लोग देखते ही हैं स्टेटस की भरमार, इतने प्रतिदिन जन्मदिन मनाए जा रहे हैं कि जैसे सबको खूब पता है अच्छे से जन्म के बारे में कि जन्म कब होता है, किसका जन्म होता है, सब अच्छे से पता है। अपना जन्म, दूसरे का जन्म, चार चार लोगों के हैप्पी बर्थडे जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे आपका, हैप्पी बर्थडे आपका, इस तरह से इतने इतने स्टेटस हर रोज़ लोग लगा रहे हैं। और होता तो यहाँ तक है कि जिसका अपना जन्मदिन है वो क्या कर रहा है कि दूसरों ने जो उसको बधाइयाँ दी हैं, हैप्पी बर्थडे मैसेज भेजे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेके उसकी भी पूरी लिस्ट लगाई जा रही है। और उस लिस्ट में क्या है कि वो प्रमाणित किया जा रहा है कि देखो मैं ही नहीं मान रहा हूँ, मेरा जन्मदिन इस दिन हुआ है, ये प्रमाण है। वो प्रमाण पत्र लगाए जा रहे हैं कि ये सब मेरे को अगर बधाई दे रहे हैं इस दिन की, इसका मतलब ये मेरा जन्मदिन ही है। तो क्या सच में हमें पता भी है कि हमारा जन्म कब हुआ और हम हैं कौन जिसका जन्म हुआ? आम तौर पे जिसको समझा जाता है जन्मदिन, तो यही समझा जाता है कि माता के गर्भ से जब एक शरीर शिशु का बाहर आया तो हम कह देते हैं ये जन्मदिन है, उसी तिथि को ही आमतौर पे जन्मदिन माना जाता है। तो ऐसा कैसे मान लें कि भाई जिस दिन माता के शरीर से जो हमारा जो शरीर है वो बाहर आया, उस दिन ऐसा क्या स्पेशल हुआ कि हम अपने आप को कह रहे हैं कि ये मैं पैदा हो गया, मैं बन गया। मैं पैदा होने से मतलब मैं क्रिएट हो गया। क्या सच में मैं उस दिन क्रिएट हुआ हूँ? वही है मेरा पहला जो अपने मैं का एहसास। क्योंकि शरीर तो ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, मतलब जो जीव विज्ञान को जानते हैं उन, मेरे को बहुत अच्छा, मैं उसका तो विद्वान नहीं हूँ, उसमें मेरी स्टडी नहीं है, लेकिन जो ऐसा कहते हैं मैंने सुना है कि भी वो लोग बोलते हैं कि शरीर की मूवमेंट तो पहले ही शुरू हो जाती है माता के गर्भ में। शरीर के अंदर उसमें मूवमेंट होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ कुछ। हाँ, उसका जो अपना दिल है वो नहीं धड़क रहा होता, लेकिन माता से सोर्स कनेक्टेड होता है उसका, और उसका पूरा शरीर एक तरह से संपूर्ण रूप ले चुका होता है माता के गर्भ में ही। तो फिर हम किस दिन माने? फिर तो हमें पहले मानना चाहिए कि जिस दिन माता के शरीर में जब शरीर बन गया था तब उसका जन्म हुआ। तो फिर वो भी किस दिन हुआ? क्या जब पिता की पहली कोशिका और माता की पहली कोशिका के मिलने से जब शरीर का निर्माण प्रारंभ हुआ, हम उसको कहें कि ये हमारा उस दिन जन्म हुआ था? या फिर बात इससे भी आगे जानी चाहिए। फिर तो जब अगर देह के तल की ही बात है, फिर तो पिता का जी की जो एक कोशिका है वो भी, पिताजी भोजन कर रहे थे और उनकी भी एक लंबी प्रक्रिया थी, तब वो एक कोशिका का निर्माण हुआ। वो भोजन में जब हम वो था तत्व थे अलग अलग जगह, उनके कम्बिनेशन से जो हमारा वो पहली कोशिका बने, हम उसको माने जन्म? या माता के जो पहली कोशिका है उसको माने हम जन्म? तो फिर किस चीज़ को माना जाए जन्म? ये तो बड़ी बेहूज पहली सी हो जाएगी कि भाई हमारा हम खूब जन्म, क्योंकि आजकल ये प्रभाव कुछ ज़्यादा है, पहले इतना नहीं था कि खूब जन्मदिन मनाए जा रहे हैं। और बच्चे, मतलब आज तो खूब हंगामा होता है अगर आप नहीं मना रहे हो तो। और इतना दिमाग में हमने डाल दिया है बच्चों के कि जन्मदिन मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ स्पेशल। और ये कोई जानना नहीं चाहता कि कब जन्मदिन किसका हुआ और कब हुआ। तो प्राकृतिक तल पे जो हम देख रहे हैं तो किसी का जन्म हुआ ही नहीं है, केवल प्रकृति में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और संयोग घट रहे हैं, और हम उन्हीं को कह दे रहे हैं जन्मदिन। जैसे कि खूब रेत उड़ रही है और रेत में अलग अलग ढेर बन जाते हैं हवा के कारण, संयोगवशात। कभी इधर एक ढेर बन गया, वो फिर उड़ गया, फिर वो टूट गया, दूसरा बन गया। तो उन ढेरों को ही हम क्या, मतलब देह तो इसी तरह से काम कर रही है, प्रकृति में तो ऐसे संयोग घट ही जा रहे हैं, 24 घंटे घट रहे हैं। एक फूल उगा है, वो भी पहले उसके एक एक तत्व कहीं और थे, संयोग घटा, वो बन गया। तो प्रकृति में तो ये बहाव अनंत समय से चल रहा है, ऐसा कह लीजिए अमर है। तो फिर देह तो फिर अमर है, इस हिसाब से परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें नए नए संयोग बन रहे हैं। इसको हम फिर जन्म कब कहें? क्योंकि हम तो हर रोज़ ही फिर इस हिसाब से जन्म ले रहे हैं, प्रतिपल हमारा शरीर तो बदल रहा है। तो ये होगी देह की बात। तो अब देह में होता क्या है कि देह भी संयोग से जो अपने रूप धर रही है, उसमें वृत्ति, सुना होगा आप लोगों ने वृत्ति शब्द। तो वृत्तियां हैं जिनको, वृत्त का मतलब होता है जैसे सर्कल होता है। अब एक लाइन होती है, लाइन में आप कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, या इधर से शुरू हुई इधर ख़त्म हुई। एक एंड पॉइंट और एक स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं, लेकिन वृत्त के अंदर आप कोई स्टार्टिंग या एंड नहीं कर सकते। इसीलिए प्रकृति में जो भी सर्कुलर काम चल रहे हैं, जो सदा से चल रहे हैं, अमर काम चल रहे हैं, वो सदा से होता आया है परिवर्तन, और अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो उसको कहते हैं वृत्ति। तो प्रकृति के अंदर जो वृत्तिनुमा जो सर्कुलर काम हो रहा है,
उसी संयोग से ही नए नए कम्बिनेशन बन रहे हैं। तो उसी वृत्ति के कारण ही देह पैदा हो जा रही है, देह बन जा रही है। जो मनुष्य की देह भी एक एक कीड़े मकोड़े की, जीव जंतु की, पेड़ पौधे की, हर चीज़ का ऐसे ही कम्बिनेशन बन रहा है। अब उस कम्बिनेशन का बनना अमर है, हमेशा से होता है। अब हुआ क्या कि मनुष्य देह के पास एक टूल, पहले भी मैंने एक वीडियो में इसका डिस्कशन किया है कि जो टूल है, जो माध्यम है, जिसके माध्यम से वो जो अभिव्यक्ति दे रहा है, जो शरीर है, और प्रकृति को हम दो चीज़ों का जोड़ बोल रहे हैं। जब भी हम प्रकृति बोलेंगे मतलब जड़ और चेतन साथ में बोल रहे हैं, क्योंकि भगवद गीता में भी, अभी हम भगवद गीता का आगे अध्ययन करेंगे तो उसमें ये बात आएगी। 7वें अध्याय में ये श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 2 प्रकार की प्रकृति है मेरी। प्रकृति ही है 2 प्रकार की है, एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति। वो एक ही के 2 भाग ऐसा समझ लीजिए, या एक ही के 2 रूप समझ लीजिए, क्योंकि ये आप पकड़ नहीं सकते पर्टिकुलर कि कहाँ से प्रकृति जड़ पकड़ में आ रही है, कहाँ से चेतन पकड़ में आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा है कि पूरे एक दूसरे पे निर्भर है। एक ही चीज़ के 2 पहलू समझ लीजिए, या आपकी दृष्टि ऐसी है कि दोनों को एक साथ देख नहीं पा रही है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि जड़ है, इसको कहता कौन है? कोई जड़ दूसरे जड़ को जड़ नहीं बोलता कि तुम हो, कोई ना कोई चेतन होना चाहिए, कहीं किसी जड़ में अभिव्यक्ति चेतन की होनी चाहिए, वो कहती है कि तुम जड़ है। और जड़ भी अपने किसी चेतन को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन आपको चेतन का पता तो लगेगा नहीं। चेतन कभी पकड़ में नहीं आती, और पकड़ में हमेशा क्या आती है? जड़। अभी मैं जीवित हूँ या मेरे अंदर चेतनता है, ये आपको कैसे पता लग रहा है? आप मेरे अंदर कुछ मूवमेंट देख रहे हैं, कुछ एक्टिविटी देख रहे हैं, चेतन नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये जड़ में ही मूवमेंट दिखाई दे रही है, जिससे आप आइडिया लगा रहे हैं कि यहाँ चेतनता है। एक पत्थर पड़ा है और मेरे में अंतर दिखाई दे रहा है, तो चेतना आपको पकड़ में नहीं आई है, पकड़ में तो जड़ ही आया है, इंद्रियों के माध्यम से जड़ ही पकड़ में आता है। तो इसीलिए जड़ को किसने प्रमाणित किया? चेतन ने, कि तुम हो, ये चेतन ने कहा। और चेतन को किसने प्रमाणित किया? जड़ ने, क्योंकि जड़ ना हो तो चेतन की अभिव्यक्ति कैसे होगी, चेतन का पता कैसे लगेगा? तो इसका मतलब प्रकृति जो है, जड़ और चेतन एक साथ है। तो इस जड़ और चेतन के संयोग से ही वो जो सर्कुलर खेल चल रहा है, जो नाच चल रहा है, उसी में जो संयोग घट रहे हैं। तो मनुष्य देह का जो निर्माण हुआ है, अब अलग अलग टूल्स थे। पशुओं के पास अलग तरह के टूल थे, पौधों के पास अलग तरह के टूल थे, मनुष्य के पास एक ये थोड़ा सा एडवांस है, उसके पास चेतना की, इसीलिए बोलते हैं चेतना का स्तर ज़्यादा अभिव्यक्त हुआ है वहाँ पे। उसके पास देखने की क्षमता वैचारिक भी आ गई ना। पशुओं में वैचारिक नहीं है, मन उनके पास भी है, लेकिन न्यूनतम मन है, बस केवल थोड़ा बहुत उनकी स्मृति और थोड़ा बहुत काम करता है उसका। लेकिन हमारे अंदर तो पूरी इतनी विचारशीलता आ गई कि हम तो ना जाने कितनी कितनी उड़ानें भरते हैं। बल्कि आज आदमी ने पृथ्वी का सत्यानाश ही इसी कारण से किया है, इतनी उड़ानें भर भर के। तो क्योंकि भोग भी, अब पशु एक लिमिटेड भोग चाहता है, लेकिन हमारी भोग की भी कोई सीमा नहीं है। तो अब हुआ क्या है कि जो हमारी जो वृत्ति के कारण जो हमारा देह बनी, जो सर्कुलर वृत्ति के कारण हमारी देह बनी मनुष्य की, और उस पर एक अलग से टूल था जो विचारशीलता, और जो अन्य पशुओं के पास नहीं था। अब उसके कारण हुआ क्या कि हम 1-1.5 साल की उम्र के आसपास, बचपन से ही धीरे धीरे उस बच्चे के आसपास एक माहौल रहता है। अगर वो जंगल में पले तो उसके उदाहरण आप लोगों को पता है कि कुछ बच्चे जो जंगल से पाए गए थे, वो आप नेट पे ढूंढ सकते हैं। तो उनको बोलना भी नहीं आता था, 2 पैरों पे चलना भी नहीं आता था। तो हम एक एटमॉस्फेयर में पले हैं, वहाँ पे हमारा एक नाम रख दिया गया होता है, वो बार बार हमें पुकारा जाता है, हम उसको बार बार सुनते हैं। धीरे धीरे हमारी स्मृति बननी शुरू होती है उसी टूल के कारण। उस टूल की डेवलपमेंट होती है समाज में। तो अब उस टूल के कारण जो हमारी स्मृति बनने लगी नाम की, फिर धीरे धीरे नाम के साथ साथ मेरी ये जगह है, ये कुछ उसको लगते हैं, ये लोग मेरे कुछ खास हैं, ये लोग मेरे कुछ जो दूर के हैं, रिश्तेदार हैं, या इनको मैं नहीं जानता, कभी कभार देखता हूँ। ऐसे स्मृति बनते बनते तो वो स्मृति क्या कहलाती है कि अब उसने उस वृत्ति को, वृत्तियों में काम, क्रोध, लोभ ये सब थे, उसी में एक अहम वृत्ति है जो मूल वृत्ति है, मैं नाम की वृत्ति। उस मैं, लेकिन वो पशुओं में अभिव्यक्त नहीं है, इसीलिए वहाँ पे मैं बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विचार नहीं है। मैं वृत्ति वहाँ भी है, पेड़ों में भी है, वो भी अपने आप को सेल्फ को लेके ही चलता है। ऐसा नहीं कि आम के पेड़ में सेब लग रहे हैं, वो भी एक अपने मैं को ही लेके चल रहा है, लेकिन वहाँ उसको पता भी नहीं है, वहाँ विचारशीलता है ही नहीं, मनुष्य में है। तो मनुष्य की जब स्मृति बनने लगी तो उस मैं वृत्ति के ऊपर ही आकार बनना शुरू हुआ। ये कहलाता है अहंकार। अहम ने ले लिया आकार। तो इस दिन हमारा जन्म हुआ है, जब हमारा अहंकार बनना शुरू हुआ, जिसको हम मैं बोलते हैं। वैसे तो शरीर का जन्म तो आपको बता ही दिया, वो तो इटर्नल है, परिवर्तन है। उसको परिवर्तन को आप जन्म बोलना चाहते हैं तो फिर तो प्रतिपल आप जन्म बोलते रहिए, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन एक्चुअल में आपका जो जन्म हुआ वो उस दिन हुआ जिसको आप मैं बोलते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ, उसका जन्म उस दिन हुआ जिस दिन मुझे अपने मैं के साथ स्मृतियों का एहसास होने लगा। मेरा एक नाम है, मेरी पहचान है, मेरेपन का जब जोड़ बनने लगा, और वही ज़िंदगी भर बढ़ता रहा। फिर मेरे पास ये डिग्री है, मैं MA हूँ, मैं PhD हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये मेरा परिवार है, मेरा देश है, मेरा धर्म है, मेरी जाति है,
ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, ये मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, जो भी कुछ मेरा 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 जितना विस्तार हो सकता है, यहाँ तक आगे चल के ये भी हो सकता है कि दूसरे प्लेनेट पर जीवन पाया जाए तो मेरी पृथ्वी, ये भी हो जाएगा। अभी बात नहीं होती क्योंकि सब यहीं रह रहे हैं। तो ये मेरेपन का जितना विस्तार होता है उतना अहम जो था वृत्ति रूप में, बेसिक रूप में जो सब में था, वो आकार ले रहा है बड़ा, और इसीलिए कहते हैं कि उसका बड़ा अहंकार है, और जिसका कम है वो बेचारा थोड़ा सा न्यूनतम रहता है बड़े अहंकार के सामने। वैसे प्रकृति के तल पे सब बराबर हैं। तो उस दिन हमारा जन्म हुआ है जिस दिन हमारे अहम ने आकार ले लिया है। ये बात मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ इस विषय पे, क्योंकि आगे हम जितना भी पढ़ेंगे, या जैसे आगे मुक्ति की ही अगर बात आएगी तो जन्म मरण से मुक्ति, इस तरह की बातें आएंगी, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि किसके जन्म की बात हो रही है। हम वही समझेंगे कि देह के जन्म की बात हो रही है, इसी की मुक्ति की बात हो रही है, और देह के मरने के बाद मुक्ति होती है, ऐसा कुछ जो हमारे कॉन्सेप्ट में है। सारा गड़बड़ है ये, और ये आगे चल के क्लियर होगा जब हम ग्रंथों का पढ़ेंगे, उपनिषद उठाएंगे और एक एक जब पढ़ते जाएंगे उसमें इस तरह की जब बातें आएंगी, तो ये वीडियो जिसने देखी वो वहाँ बात अच्छे से समझ पाएगा कि कहाँ कनेक्शन जुड़ रहा है, किसकी मुक्ति की बात की जा रही है, किसका जन्म हुआ था। तो मेरे ख्याल से स्पष्ट होगा सभी को कि भाई मैं, जिसको अपने आप को मैं बोलता हूँ, ये अहम वृत्ति पे स्मृतियों के जोड़ से बना है, मेरेपन के जोड़ से। और मृत्यु भी फिर किसकी होगी? हम ये अहम हमेशा डरता रहता है। अहम क्या डरता रहता है? अहम को तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो प्रकृति में ही है, वो तो प्रकृति के अनुसार ही डरता है, ज़्यादा नहीं डर सकता। लेकिन मनुष्य बहुत ज़्यादा डरता है। क्यों? क्योंकि वृत्ति के ऊपर उसने बहुत सारे विचार इकट्ठे कर लिए हैं। तो वृत्ति तो प्रकृति में रहेगी, लेकिन वो जो विचार और जो उसने मेरापन जो जोड़ा हुआ है वो सब ढह जाएगा। तो उसको इसीलिए सदा डर बना रहता है, और उसको हमेशा डर बना रहेगा। वो जब तक अहंकार है तब तक डरा रहेगा, उसका कोई समाधान नहीं है, उसकी कोई मुक्ति नहीं है इस तरह से। और उस पर आगे हम काम करेंगे जब हम पढ़ेंगे कि कैसे उसकी मुक्ति हो सकती है, क्या उसके तरीके हैं, ऋषियों ने इस पर क्या क्या काम किया है।